हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बिहाइंड द सीन्स। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो चंडीगढ़ इलेक्शंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो आज काफ़ी सारे मीडिया डिबेट्स में मीडिया चैनल्स पे जो डिस्कशंस हो रहे थे, इवनिंग डिस्कशंस उसका पार्ट भी था। तो आज सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि भाई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है इसका, पिछले 2-3 साल में क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही हैं जिसके बाद हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं। तो आदित्य भाई, एक बार आप प्लीज़ ब्रीफली समराइज़ कीजिए कि आज बिल्कुल। क्या है इसकी पुरानी कहानी। तो 2021 में चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो पहले बता दें कि चंडीगढ़ एक यूटी है, तो यहाँ पे एक लोकसभा सीट है और साथ में यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉरपोरेशन है जिसके अंदर अभी लास्ट उससे पहले 35 सीट्स कर दी गई थी बढ़ा के। तो दिसंबर 21 में जब इलेक्शंस हुए उसके अंदर आम आदमी पार्टी तो फर्स्ट टाइम पे इलेक्शंस कंटेस्ट किया था उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चंडीगढ़ में। बीजेपी थी, कांग्रेस थी और अकाली दल थी। ये मेजर 4 पार्टीज थी जिन्होंने इसमें कंटेस्ट किया था। आम आदमी पार्टी इसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी रही जिसके 14 सीट्स थी। जिसके बाद बीजेपी रही जिनके पास 12 सीट्स थी। फिर कांग्रेस के पास 8 और अकाली दल के पास 1 सीट थी। तो टोटल कुल मिला के 35 का ये कॉम्पोजिशन रहा। फिर जनवरी 22 के अंदर जब फर्स्ट टेन्योर मेयर के इलेक्शंस हुए उसके अंदर क्योंकि कोई भी पार्टी के पास कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी, आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उनके पास 14 सीट्स थी। सेकंड बीजेपी के पास 13 थी क्योंकि एक कांग्रेस का काउंसलर डिफेक्ट होकर बीजेपी के पास आ गया था और एक उनका एमपी का वोट जो रहता है। तो कुल मिला के दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास 14 वोट्स थे। कांग्रेस और अकाली दल दोनों ने एब्सटेन किया था, दोनों ने ही मेयर के इलेक्शन के अंदर वोट नहीं डाला। अब हुआ क्या, जब वोटिंग हुई दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास 14 वोट्स थे, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने आम आदमी पार्टी का एक वोट इनवैलिड डिक्लेयर करके बीजेपी के कैंडिडेट को मेयर डिक्लेयर कर दिया। तो उस टाइम पे भी काफ़ी इसका इशू हुआ। आम आदमी पार्टी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गई और काफ़ी लंबी ये बैटल चली, लेकिन उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में भी बीजेपी का कैंडिडेट जीता। और अब हम आते हैं जब थर्ड टर्म में हुआ, तो थर्ड टर्म का तो आप लोग जैसे मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे सारा देख ही रहे हैं, काफ़ी उठापटक चलती रही इसमें। तो अगर मैं बता देता हूँ कि थर्ड टर्म में क्या हो रहा है एक्चुअली। थर्ड टर्म में डिसाइड हुआ कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे इंडिया अलायंस के तहत। करेक्ट। जिसके बाद ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि अगर कोई डिफेक्शंस नहीं होते हैं तो आम आदमी प्लस पार्टी प्लस कांग्रेस मिलकर के क्लियर मेजोरिटी थी उनके पास। 20 सीटें होंगी आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस मिला करके, एंड बाकी सीटें जो हैं अगर अकाली दल को हम बीजेपी के साथ कंसीडर करते हैं। हाँ, तो इसका टोटल भी कैसा है उस पर भी एक बारी चले जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी का एक डिफेक्ट होके कांग्रेस में चला गया और कांग्रेस का एक और काउंसलर बीजेपी के पास चला गया। तो बीजेपी के पास टोटल 14 हो गए, आम आदमी पार्टी के पास रह गए 13 और कांग्रेस के पास 7 और एक अकाली दल का रहा जिस बीजेपी को सपोर्ट किया। तो 20 वर्सेस 16 हो गया था। तो बहुत क्लियर लग रहा था कि इस बार तो आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाएगा। आम आदमी पार्टी जो मेयर कैंडिडेट था वो आम आदमी पार्टी से था, जो डेप्यूटी मेयर के कैंडिडेट्स थे वो कांग्रेस से थे। अब चुनाव था, आई थिंक 17 जनवरी को चुनाव था। तो पहले जब 17 जनवरी को चुनाव था तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिनको इलेक्शन करवाने थे उन्होंने कह दिया कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। इलेक्शंस पोस्टपोन हो गए। आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से डेट मांगी कि भाई इतना जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो बहुत लेट है, इतना लेट नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने बात एग्री भी किया और एक नेक्स्ट डेट दी जो कि अर्ली डेट थी, आई थिंक एंड ऑफ जनवरी। हाँ, 30 जनवरी तक कोर्ट ने बोला कि आपको इसको कंडक्ट करना है, लेकिन वापस से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीज़ें ये हुई कि हम इसको आगे करेंगे, डिले करेंगे। तो फिर कोर्ट ने वापस से कॉन्क्रीट डेट दी कि आप आज के आज ही करो इसको। ओके, तब ये हुआ। अब इसके बाद ये हुआ कि कोर्ट ने भी बड़े क्लियरली बोल दिया था कि भाई ये पूरी प्रोसीडिंग्स जो है रिकॉर्ड भी होंगी, इसको पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि इसमें कोई शक की गुंजाइश ना रहे। अब इसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने वो बने जो प्रोसेस था उसके तहत अनिल मसीह, जिनका बहुत नाम सुन रहे होंगे न्यूज में। अब ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी नहीं है, ना ही ये कोई इलेक्टेड काउंसलर है। ये एक करंटली बीजेपी की माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बेरर है। हाँ, और एक्स काउंसलर है, एक्स नॉमिनेटेड काउंसलर है ना। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने। अब इन्होंने, इनका काम था इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, वोट्स को काउंट करना एक्सेट्रा। अब जब ऑल्दो सब कुछ रिकॉर्डिंग में हो रहा था, लेकिन जनरली प्रैक्टिस ये होती है कि भाई जब भी वोट्स काउंट होते हैं फिजिकल बैलेट वाले, तो चाहे वो पुराने जमाने में एक्चुअल जो जनता वोट होती थी वो हो या आज के जमाने में भी किसी हाउस में अगर हो रहा है, तो हमेशा दोनों पार्टीज के नॉमिनीज होते हैं जो चेक करते हैं कि कौन सा वोट वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, किसको दिया जा रहा है, सब कुछ होता है। काउंटिंग एजेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इस केस में काउंटिंग एजेंट्स नहीं थे किसी भी पार्टी के।
अब सब कुछ हो गया, फाइनली रिजल्ट ये दिक्कत ये रही कि अनिल मसीह जी ने, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने बोल दिया कि 8 वोट्स जो थे इंडिया अलायंस के, कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी, वो इनवैलिड है। तो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था मेयर के, उनके रह गए 20-8, यानी कि सिर्फ 12 वोट रह गए। ऑन द अदर हैंड बीजेपी अलायंस जो था, बीजेपी प्लस एसएडी, उनके सारे के सारे वोट्स वैलिड थे, तो वो 16 हो गए। और वो 8 वोट्स भी थे, वो भी सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही इनवैलिड हुए, उसमें कांग्रेस का कोई इनवैलिड नहीं था। ओके, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो। तो अब नेचुरली इसमें अब शाम तक कैमरे की रिकॉर्डिंग्स भी बड़ी इजीली अवेलेबल थी, मीडिया ऑल्दो मीडिया को कवरेज अलाउड नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि ये पूरी हाई कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसेस था, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग्स थी वो आ चुकी थी, बड़ा क्लियरली विजिबल था। इमीडिएटली इंडिया अलायंस ने काफी इसको बहुत एग्रेसिवली पुश किया था सोशल मीडिया पे। राइट, तो हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, नोटिस दे दिया, और इमीडिएटली कोई रिलीफ नहीं दिया। इसके अगेंस्ट फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी जब फर्स्ट टाइम वीडियो देखी, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखे वीडियो की, जो हाई कोर्ट के मॉनिटर्ड वीडियोस थी, सुप्रीम कोर्ट ने तभी एडवर्स कमेंट्स पास किए कि तो काफी क्लियरली दिख रहा है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो जानबूझ करके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो मार्क्स बना रहे हैं। बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने 2 वीक का टाइम दिया कि आप 2 वीक में कॉन्क्रीट जवाब दीजिए, एंड नेक्स्ट हियरिंग में अनिल मसीह खुद भी आएंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, एंड बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब होगा तो आएगा ही आएगा। अब मजे की बात, क्योंकि पॉलिटिक्स से तो यहाँ सब कुछ इतना ही इजी होता है, लॉजिकल होता है, टेक्निकल इसमें होता। एक चीज मैं ऐड करूंगा अमित भाई, साथ में जब कोर्ट ने ये बोला कि नेक्स्ट हियरिंग में अनिल मसीह आएंगे, साथ साथ में कोर्ट ने एक इंटरिम रिलीफ भी दिया कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, आपकी वीडियो फुटेज है, बैलेट पेपर्स हैं, वो सब आप अपने पास स्टोर करके रखेंगे, सिक्योर कर लेंगे, इसका एक वो दिया। और साथ में जो सीजीआई की स्टेटमेंट थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो काफ़ी एक तरीके से मैं कहूँगा लैंडमार्क स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला, दिस इज़ अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर अपॉल्ड बाय व्हाट हैज़ हैपेंड, वी विल नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी मर्डर्ड लाइक दिस। और उसके साथ साथ उन्होंने ये रिकॉर्डिंग करने का जो डायरेक्टिव इशू किया उस दिन। ये बड़ी उसी दिन देखा जाए तो एक तरह से इस केस में एक डिसीजन की तरफ बढ़ने लगा था ये केस, क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी बड़ी एविडेंटली क्लियर थी, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया, सब कुछ, सारे तथ्य सुने गए, दोनों साइड को सुनना जरूरी था। तो अब जैसा मैं कह रहा था कि पॉलिटिक्स है, सब कुछ इतना ऑब्वियस नहीं है, 2 वीक का टाइम था बीच में। अब ये बड़ा क्लियरली दिख रहा था इन सारे स्टेटमेंट्स के बाद कि ये फैसला अगेंस्ट नहीं जाएगा, या आम आदमी पार्टी इस केस को जीत सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये क्लियर नहीं था कि केस कैसे जीता जाएगा, क्या री इलेक्शंस होंगे, या क्या पुराने इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स, जो इनवैलिड वोट्स थे, उन्हीं को रिकाउंट किया जाएगा, क्योंकि वो वोट सिक्योर्ड थे। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं, आप देखेंगे जितने भी पॉलिटिकल पंडित्स हैं या फिर जो भी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, सब लोगों को कहना यही था कि मोस्ट प्रॉब्ली कोर्ट वापस से इलेक्शंस के लिए बोलेगा, फ्रेश इलेक्शंस के लिए डायरेक्शन इशू करेगा। और इसीलिए बीजेपी ने ये किया कि फिर सुनवाई से जस्ट एक दिन पहले बीजेपी के जो मेयर जो जीते थे इस पूरे प्रोसेस में, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने साइड से, वॉलंटरी खुद रिजाइन कर दिया। लेकिन साथ ही साथ 3 आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर्स थे, जो कि जिन्होंने पिछले इलेक्शंस में प्रोबेबली आम आदमी पार्टी के मेयर को वोट दिया था, वो अब बीजेपी जा चुके थे। बीजेपी को उम्मीद होगी प्रोबेबली कि अब हमने, कोई बात नहीं, ये इलेक्शन इनवैलिड हो जाएंगे, लेकिन जो री इलेक्शन होगा उसमें हमारे पास नेचुरली भी मेजोरिटी होगी, हमें कोई बिना किसी दिक्कत के भी वैसे भी मिल जाएंगी, क्योंकि बीजेपी वुड बी 16 + 3 19, ऑन द अदर हैंड इंडिया अलायंस वुड बी 17, 20 - 3 17। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कट मेजोरिटी होगी, एंड हर केस में जीतना ही। लेकिन जो फिर हियरिंग हुई, आज जो हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि नहीं, जो पुराने बैलेट्स हैं उनको हमें दिखाया जाए, उसमें क्या दिक्कत थी वो दिखाई जाए। जो अनिल मसीह जी से जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे, वो भी उन्होंने देखे। अनिल मसीह ने कहा, अब एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने कुछ मार्क्स लगाए थे, ऑब्वियसली उन्होंने अपने आप को डिफेंड भी किया, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने कुछ तो मार्क्स लगाए थे किसी रीजन से। तो उसके उनकी स्टेटमेंट में एग्जैक्ट कोट कर देता हूँ जो उन्होंने बोला कोर्ट में। उनका कहना ये था कि जो बैलेट पेपर्स थे ये अपोजिशन पार्टीज ने उनसे छीन लिए थे जब उन्होंने रिजल्ट को लिख के कर रहे थे काउंटिंग वगैरह, और उनको ऑलरेडी डिफेस कर दिया था। तो जो बैलेट पेपर ऑलरेडी डिफेस हो गए थे, उन्होंने सिर्फ उनके ऊपर एक टिक मार्क या एक वो लगाया, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये ऑलरेडी डिफेस्ड हैं। पर आप बैलेट पेपर को डिफेस आप क्यों कर रहे थे? सर मैं आपको पता है आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है। साइन कर सकते हैं आप, हर एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उस पर आप अपना कहते हैं आप टिक लगा रहे हैं या आप क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह
आप लगाएं, क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उसको साइन करेंगे। साइन करने के अलावा आपको कौन से रूल में ये प्रावधान है कि आप उसमें अपना कुछ या एक्स या टिक या कुछ भी जो आप लगा सकते हैं, आपको कहाँ पावर है वो? सर वो मैं अगेन सर आई एम रिपीटिंग, वो जब मैंने बैलेट्स को देखा बड़े ध्यान से, वो ऐसे दबाए गए थे कि वो क्वाइट विजिबल थे कि निशान देने की कुछ कोशिश की गई। दैट इज द ओनली रीजन सर आई वाज नॉट आई So why were you putting a mark on those ballots? sir actually to make this highlighting it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot, True sir. and on 8 ballots totally. Yeah, and they snatched and destroyed immediately. This answers what he did, Mr. Solicitor. Very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officers is the gravest possible thing. तो कोर्ट ने इसलिए बोला कि आप लेके आए, मतलब ये कल की हेयरिंग थी, मतलब 19th की, तो 20th की हेयरिंग में कोर्ट ने बोला कि आप इसको प्रेजेंट करें बैलेट पेपर्स को, और हम एक एक उसको एग्जामिन करेंगे कि कैसे वो डिफेस हुए थे और क्यों फिर उसके ऊपर आपने जो मार्क्स लगाया वो क्यों लगाया, ताकि वो एनालाइज कर सकें। तो उस पूरे प्रोसेस के एंड में वर्डिक्ट यही आया कि जो 8 के 8 वोट्स हैं वो इनवैलिड नहीं करार दिए जाएंगे, वो वैलिड हैं, उनको काउंट करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उन्हें कंसीडर किया जाएगा। करेक्ट। कोर्ट ने बोला कि उसमें कोई डिफेसमेंट नहीं है, कोई भी वोट बैलेट पेपर ऐसा नहीं है जो डिफेस्ड हो, उन पे बस एक टिक या फिर एक डॉट है जिसके बेसिस पे आप उसको इनवैलिड नहीं कह सकते। तो ये अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल और क्रूशियल जजमेंट है जो कोर्ट ने आज दी है। कोर्ट ने आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एक यूज किया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 142, करेक्ट, जो बेसिकली कहता है कि द कोर्ट कैन टेक एनी एंड एवरी डिसीजन इन अ मैटर टू गिव फुल एंड कंप्लीट रिलीफ एंड जस्टिस। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होते हैं जो कोर्ट बड़े कॉशियसली यूज करती है जब उन्हें लगता है कि भाई उनके किसी और आर्टिकल को यूज करने या किसी और लीगल प्रोविजन से यूज करने से मैटर कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हो सकता। करेक्ट। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आर्टिकल 142 का कोर्ट ने एक बार इस्तेमाल किया था यूनियन कार्बाइड के केस में, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस केस में क्या कहते हैं कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूज़ किया था। तो आप उससे समझ सकते हैं कि आर्टिकल 142 कितना रेयर केसेस में कोर्ट इन्वोक करता है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली रिसेंट केस में ऑल्दो नंबर्स बढ़े हैं, बट पॉलिटिकल केसेस में तो कोर्ट जनरली कभी 142 का इस्तेमाल, ये पॉलिटिकल केसेस के लिए फर्स्ट एग्जांपल है जब कोर्ट ने ये यूज़ किया है। तो अब इसके ये तो टेक्निकल मायने थे, लीगल मायने थे। अब इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इस समय चंडीगढ़ में जो मेयर है वो इंडिया अलायंस का होगा, आम आदमी पार्टी का मेंबर है वो, लेकिन क्योंकि दोनों ने सामने चुनाव लड़ा था तो कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस की जीत है ये। अब ऑब्वियसली ऐसे में जब चुनाव अनाउंस होने में सिर्फ 15-20 दिन ही बाकी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, ये एक बड़े बूस्ट के रूप में देखा जा रहा है कि भाई इंडिया अलायंस कोई बड़ा पॉजिटिव बूस्ट मिला है। सारे अपोजिशन लीडर्स ट्वीट भी कर रहे हैं बीजेपी अगेंस्ट, बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि इन सारे मामलों में आरोप लगते रहते हैं, प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता कि कौन सही था कौन गलत था। नहीं, आज का वर्डिक्ट अपने आप में बहुत ही क्रूशल था। जैसे हमने बात की, कोर्ट ने बिल्कुल ही क्लियर उसमें बोला कि आप इसको बहुत स्ट्रिक्टली लिया कि भाई जो पहला डिसीजन था वो गलत था प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करने के लिए बोला है अंडर सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि आपने परजुरी कमिट करी है, हमारे को जो आपने कल स्टेटमेंट दिया वो किसी भी तरह से सही नहीं था, तो उनके खिलाफ परजुरी की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर दी गई हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क मामला है तो कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इसमें बहुत ही कम टाइम के अंदर हुआ, एंड जिसमें काफी सारे लोग जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स को फॉलो करते हैं उनके लिए पॉसिबल है जज करना कि कौन राइट साइड पे था कौन रॉन्ग साइड पे था, वरना अक्सर यही होता है कि इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट ब्लैक एंड व्हाइट कि भाई कौन सही था कौन गलत था। बिल्कुल। तो ऐसे में इसके बड़े चुनावी मायने हो सकते हैं अगर अपोजिशन उसको उस तरह से यूज करे। अब वो यूज होता है नहीं होता है, क्या असर होता है उसका, वो तो टाइम ही बताएगा। तो अमित भाई, क्लोज करते हैं अपना आज का डिस्कशन, और क्लोज करने के लिए मैं एक कोट है जोसेफ स्टालिन का, हालांकि वो तो लोग कहते हैं कि डिक्टेटर रहे हैं रशिया के, यूएसएसआर के, लेकिन काफ़ी एप्ट बैठता है इस सिचुएशन के अंदर। तो उन्होंने एक बार कहा था, द पीपल हु कास्ट देयर वोट्स डोंट डिसाइड द इलेक्शंस, द पीपल हु काउंट द वोट्स डिसाइड। तो काफ़ी एप्ट बैठता है और सिचुएशन में तो बहुत वो रहता है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हमारा आज का ये वीडियो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, आप लोगों को क्लियर हुआ कि क्या ये प्रोसेस रहा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।